एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपसे फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में बता रहा था। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको बिल्कुल ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ 2023 तक आपको कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी या यूपी में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से आपको नियर अबाउट 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। मैं आपसे बताया था कि फॉरेस्ट रिपोर्ट ये एक रिलेवेंट रिपोर्ट है जो किसी भी एग्ज़ाम के में हम डाटा के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप मेंस राइटिंग करेंगे पीसीएस का या यूपीएससी में किसी भी एग्ज़ाम का, तो वहाँ पे डाटा देना ज़रूरी होता है। तो आप चाहें तो इस डाटा का यूज आराम से आप अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। मैंने आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट बताते समय बताया था कि फॉरेस्ट को जब भी डिवाइड किया जाता है, फॉरेस्ट को बताया था फॉरेस्ट किसे कहते हैं, और फॉरेस्ट को जब भी डिवाइड किया जाता है तो उसके कैनोपी के बेस पे डिवाइड किया जाता है। कैनोपी बेस का मतलब होता है कि जो प्लांट, कोई एक अगर प्लांट है और सैटेलाइट से अगर उसका हम इमेज लेते हैं तो उसके नीचे जो जो भी शैडो जितना बनेगा, जो भी जितने एरिया का जो शैडो बनेगा, उसी शैडो को हम कहते हैं कैनोपी। तो अगर फॉरेस्ट का इमेज अगर हम सैटेलाइट से लेते हैं और सैटेलाइट के चारों तरफ जो भी शैडो या कवर आएंगे उसी को कहते हैं फॉरेस्ट कवर। अब फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट को उसी के बेस पे डिवाइड किया गया है। अगर किसी कैनोपी का कवर 70% से ऊपर होता है तो उसे हम कहते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट का मतलब उसका कोई भी जो भी एरिया वो कवर कर रहा है वह कैनोपी कवर लगभग 70% से अधिक होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? वेरी डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इमेज है वेरी डेंस फॉरेस्ट का। इसका कैनोपी कवर लगभग 70% से अधिक है तो इसे हम कहेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट कवर 40 से लेकर 70 के बीच में होता है तो उसे हम कहते हैं मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पे एक फिगर आप मिला होगा, देखिए यहाँ पे आपका एक फिगर लगाया गया है। ये जो कैनोपी एरिया मतलब कुछ सनलाइट वहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन इस वेरी डेंस फॉरेस्ट वाले पे सनलाइट कम जाते हैं, जबकि मॉडरेट फॉरेस्ट में जो होगा वो सनलाइट पहुँचेंगे और उसका कैनोपी कवर लगभग 40% से लेकर 70% के बीच में होता है। अब बात करें कि ओपन फॉरेस्ट क्या होता है। ओपन फॉरेस्ट कोई भी हो सकता है, आपके आसपास जो भी ट्री दिखेंगे जिसका कैनोपी कवर 40% से कम और 10% से अधिक होता है, उसके बीच में होगा, तो उसे हम ओपन फॉरेस्ट कहा जा सकता है। अभी हम बताएंगे कि ओपन फॉरेस्ट को कैसे क्लासीफाई किया गया, गवर्नमेंट ने किस तरीके से उसे क्लासीफाई किया गया, उस चीज़ को मैं अभी बताऊंगा। इसके अलावा मैनग्रोव किसे कहते हैं। मैंने कहा था कि मैनग्रोव को भी कंसीडर किया जाता है फॉरेस्ट में। तो जब भी कोस्टल एरिया में जहाँ पे साल्ट वाटर और रिवर का मिक्सिंग होती है और जो प्लांट वहाँ पे डेवलप होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मैनग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट का सबसे बेस्ट खासियत ये होता है कि ये सैलाइन वाटर में भी ग्रोथ करते हैं। तो ये मैनग्रोव फॉरेस्ट है। आपको मैंने पिछले क्लास में ये भी बताया था कि मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होता है उसका लगभग 2/3 हिस्सा गुजरात और वेस्ट बंगाल में होता है। अगर आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं कि सबसे अधिक मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे कि वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मैनग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है और दूसरे नंबर में गुजरात। इसके अलावा उड़ीसा में पाया जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। तो ये सारे स्टेट में पाए जाते हैं। जब हम इन्वायरमेंट साइंस में धीरे धीरे एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम सारी चीज़ें क्लियर करके बताएंगे। आपको बताया था फॉरेस्ट कवर ये कि कौन तैयार करता है, फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन तैयार करता है, कौन डिसाइड करता है कि किसे हम फॉरेस्ट कवर कहेंगे और किसे ट्री कवर कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंडियन फॉरेस्ट सर्वे करता है जो देहरादून में है, और उसका काम ही है फॉरेस्ट रिपोर्ट तैयार करना। और जिस मिनिस्ट्री के अंदर तैयार करता है उस मिनिस्ट्री को हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके मंत्री भूपेंद्र यादव हैं इस समय, और स्टेट मिनिस्टर जो उनके इस समय हैं वो है अश्विनी चौबे। तो इन्होंने
इनो ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के ये मिनिस्टर हैं, इनके ही देख रेख में ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब बात करेंगे कि जहाँ से क्लास छूटा था कि क्या क्या कंसर्न है, क्या प्रॉब्लम है फॉरेस्ट न बढ़ने का या फॉरेस्ट घटने का, तो इसी कंसर्न पे बात कर रहे थे कि कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम है जिससे फॉरेस्ट कवर कम हो रहे हैं या फॉरेस्ट कवर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला कारण मैंने बताया था फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर का सबसे बड़ा कंडीशन ये है कि अगर आप फॉरेस्ट फायर देखेंगे तो लगभग 35.46% फॉरेस्ट कवर, जहाँ पे सबसे अधिक आग लगने की संभावना है, ऐसे एरिया, ऐसे फॉरेस्ट कितने हैं? लगभग 35.46%, यानी कि 35.46% ऐसे एरिया हैं जहाँ पे फॉरेस्ट आपके क्या है, पॉर्न एरिया है। अब इसमें से भी अगर हम बात करें कि सबसे अधिक एक्सट्रीमली पॉर्न एरिया कितनी है, तो एक्सट्रीमली जो प्रॉन एरिया है वो है 2.81%। 2.81% यानी कि 2.81% क्या है, सबसे अधिक फॉरेस्ट में फायर लगने वाले कंडीशन है। अब बात करें कि सबसे अधिक फॉरेस्ट लगता कहाँ है, फॉरेस्ट फायर होता क्या है, मैक्सिमम कंडीशन कहाँ पे बनता है जहाँ पे फॉरेस्ट फायर सबसे अधिक होगा। जंगल में आग सबसे अधिक लगती है, तो वो जंगल में सबसे आग जिस स्टेट में सबसे अधिक लगती है वो है उड़ीसा नंबर 1 पे। याद रखिएगा, उड़ीसा नंबर 1 पे, एमपी नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे जिसका नंबर आएगा वो है छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैक्सिमम फायर किस स्टेट में होता है, तो जब मैक्सिमम फायर होगा वो उड़ीसा में होगा। और कितना एरिया है? लगभग 51,000। एमपी में कितना है? लगभग 47,000। और छत्तीसगढ़ में कितना है? लगभग 38,000 क्या है, फॉरेस्ट सबसे अधिक लगते हैं। 6 हाईएस्ट नंबर में जो फायर देखने को मिले हैं पिछले साल की अपेक्षा, 2019 की अपेक्षा 2021 में, वो देखने को मिला है आपका उत्तराखंड में सबसे अधिक फायर देखने को मिला है। इसका पोजीशन 6वें नंबर पे रखा गया। इसके अलावा भी मैंने कुछ चीज़ें बताई थी आपको कि फॉरेस्ट सबसे अधिक कम कहाँ हो रहे हैं, तो मॉडरेट फॉरेस्ट कवर कम हो रहे हैं, सबसे अधिक यहीं पे कमी देखने को मिल रही है। उसके बाद ओपन फॉरेस्ट कवर कम हो रहे हैं। तो कम होने का कारण बहुत सारे हैं, डिक्लाइन होने के कारण बहुत सारे हैं। एक तो मैंने एक कारण आपको बताया, दूसरा है नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक के वजह से फॉरेस्ट फायर होता है। अब आप पूछेंगे नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, तो नेचुरल ये कंडीशन जब ऐसा लीफ आपस में टकराने लगे, स्टेप आपस में टकराने लगे, तो वहाँ से जो आग निकलती है पूरे जंगल में फैल जाती है, तो वह कंडीशन हम नेचुरल कंडीशन कहते हैं। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक कंडीशन क्या होता है, जो ह्यूमन्स बीइंग इन्वॉल्व हो जाए, अगर फॉरेस्ट फायर होने में ह्यूमन्स बीइंग का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, जैसे बीड़ी या सिगरेट या कुछ भी करके, या आजकल एक नया ट्रेंड चला है, जब भी टूरिस्ट जाते हैं तो उनका एक फायर क्या कहते हैं उसको, फायर करने वाला एक खेल होता है वहाँ पे, उसको लेके वो फॉरेस्ट फायर का एक सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। इसके अलावा भी बात करें तो दूसरा कंडीशन है टेम्परेचर का अचानक से बढ़ जाना और क्लाइमेट का चेंज होना। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पे जो उसके लीव्स हैं, जो उसके बेड्स हैं, फॉरेस्ट के जो बेड्स हैं, वहाँ पे सूखे ये ट्विंग्स या पत्तियाँ जो गिरी होती है, उसमें उसके टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, आपस में टकराने की वजह से आग लग जाती है, और आग लगने की वजह से पूरे जंगल में वो आग फैल जाती है। तो ये भी एक कारण है नेचुरल कंडीशन का। अब हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ये इंसिडेंस बढ़ा है सबसे अधिक। तो अभी हमने आपको बताया है कि उत्तराखंड में सबसे अधिक बढ़ा है पिछले साल की अपेक्षा, यानी 2019 की अपेक्षा 2021 से कंपेयर किया जाए तो लगभग 28 गुना फॉरेस्ट फायर बढ़ चुके हैं। अब बात करें कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, ये हाईली वल्नरेबल है, मतलब यहाँ फॉरेस्ट फायर बिल्कुल होना ही होना है, या तो नेचुरल या तो एंथ्रोपोजेनिक। तो ये एक कंडीशन बनता है कि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर होंगे।
लद्दाख में जो फॉरेस्ट मोस्टली अफेक्टेड फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट फायर के चपेट में है, वह उसका जो परसेंटेज है वो 0.1 से लेके 0.2% तक फॉरेस्ट फायर देखने को मिलता है। फॉरेस्ट कवर का मोस्टली अफेक्टेड पार्ट ये है। इसके अलावा हम बात करें कि क्या ऐसा कंडीशन बन रहा है जिसके वजह से फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है। तो एक कल्चर होता है कल्टीवेशन का, शिफ्ट कल्टीवेशन कहते हैं उसको, या झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में होता है। वहाँ पे क्या होता है कि फॉरेस्ट को काट के कल्टीवेटेड लैंड बना दिया, यानी कि क्रॉपिंग लैंड बनाया जाता है, जिसकी वजह से खेती करने के लिए उसको तैयार किया जाता है। और एक बार खेती हो जाने के बाद लोग उसको छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर उसे फर्टाइल होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये भी एक कारण है फॉरेस्ट का डिक्लाइन होने का। और ये फॉरेस्ट डिक्लाइन होने का सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट कि जो हम कम ही हो रही है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो एरिया स्क्रब एरिया में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि स्क्रब एरिया किसे कहते हैं, तो ये एक इंडिकेशन है कि जहाँ पे ये देखने को मिलता है कि फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन बहुत फास्ट हो रहा है, कंप्लीटली डिग्रेडेशन हो रहा है। और जहाँ पे कंप्लीट डिग्रेडेशन हो जाए फॉरेस्ट को, उसको हम कहते हैं स्क्रब लैंड। मीन कह सकते हैं कि पहले वहाँ पे फॉरेस्ट था, अब वो फॉरेस्ट नहीं है। अब वो फॉरेस्ट हट जाने के बाद या तो वो फॉलो लैंड या तो अनफॉलो लैंड, यानी कि ऐसा लैंड जो कल्टीवेशन भी कराया जा सकते हैं, और कुछ ऐसे लैंड जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता, उसके अलावा उसका यूज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए किया जाता है, मतलब रहने के लिए, इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाता है, तो वो स्क्रब लैंड में काउंट करते हैं। अब हम एक चीज़ और बताए थे कि वेरी डेंस फॉरेस्ट भी कम हुआ है, लेकिन कितना कम हुआ? ओनली 501 किलोमीटर स्क्वायर, इतना ही फॉरेस्ट डेंस वेरी डेंस फॉरेस्ट कम हुआ है। दूसरा कंडीशन कि रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हमने आपको बता दिया, शिफ्ट कल्टीवेशन भी बताया। इस रिपोर्ट में एक नई चीज़ दी गई है, वो दी गई है सबसे बेस्ट पॉइंट इस बार के लिए, एक एग्जाम में शायद ये बिल्कुल आएगा कि इस बार कौन सी ऐसी इनिशिएटिव ली गई है, किसके द्वारा? FSI के द्वारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक इनिशिएटिव इसमें जोड़ा गया है, एक नया इनिशिएटिव, एबव ग्राउंड मास, एबव ग्राउंड मास, AGB, एक नया टर्म AGB, एबव ग्राउंड बायोमास। एबव ग्राउंड बायोमास हम कहेंगे किसे? आपके दिमाग में सिर्फ ये बात बिल्कुल आनी चाहिए कि एबव, तो हम कह सकते हैं कि जो भी ड्राई मास होगा, या वो डेड डिकेइंग मटेरियल हो, ट्री का या प्लांट का या वुडी लाइफ का, जो फॉरेस्ट के लैंड के ऊपर, मतलब जो जहाँ पे वो फॉरेस्ट है उसके नीचे जो भी ग्राउंड एरिया है, अगर उस पर ड्राई लिप्स हो जाए, ड्राई मास जो भी होगा, उसे हम क्या कहते हैं? एबव ग्राउंड बायोमास। और उसको भी इसमें इस बार काउंट किया गया है। 5 ऐसे स्टेट है जहाँ पे 75% से अधिक फॉरेस्ट कवर है। 5 ऐसे स्टेट है, आपको पूछा जाएगा MCQ में कि कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पे 75% तक फॉरेस्ट कवर है, पूरे एरिया का 75% फॉरेस्ट कवर है। तो वो है लक्षद्वीप, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और अंडमान निकोबार। आपको याद रखना एक एक करके, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, इस 5 स्टेट में जो फॉरेस्ट कवर है वो 75% से अधिक है। 12 ऐसे स्टेट इस रिपोर्ट में बनाए गए हैं जहाँ पे फॉरेस्ट कवर 33% से लेके 75% के बीच में है। मतलब कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे 33% फॉरेस्ट टारगेट को अचीव कर लिया गया, तो उसमें लगभग 17 ऐसे स्टेट है जहाँ पे अचीव कर लिया गया है। कुछ 5 ऐसे हैं जहाँ पे 75% से एबव है, 12 ऐसे हैं जहाँ पे 33% से लेके 75% के बीच में है। वह है आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, गोवा, केरला, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और दादर नगर दमन एंड दीव। तो दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये 12 स्टेट आपको बिल्कुल याद रखने हैं, एकदम आपके जुबान पे होना चाहिए कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं। तो बस याद रखिए, एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको कि जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है,
आपको पता होना चाहिए कि 7 नॉर्थ ईस्ट है और उसके साथ एक हम सिक्किम को भी काउंट करते हैं, तो टोटल मिलके कितने नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। उस 8 में से 8 तो वो हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और अंडमान निकोबार है। तो ये आपका लगभग 12 स्टेट ऐसे हैं जो आपके फॉरेस्ट कवर 33% से लेके 75% के बीच में। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखें क्या चेंजेस हुए हैं 2019 से लेके 2021 के बीच में। तो 2019 का जो रिपोर्ट था उसको हम 16वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट कहते हैं, और जो 2021 का रिपोर्ट था वह हम 17वां रिपोर्ट कहते हैं। अब इसमें देखिए फॉरेस्ट कवर, वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर 16वीं में यानी 2019 में कितना था? 3.02, और इस समय कितना है? 3.04। मतलब कितना बढ़ा? 0.02% फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है। और एरिया में कितना इंक्रीज हुआ है? तो एरिया में इंक्रीज हुआ है 501 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है। कौन सा बढ़ा है? वेरी डेंस फॉरेस्ट। अब बात करेंगे मॉडरेट फॉरेस्ट का। 2019 में जो रिपोर्ट था उसमें मॉडरेट का जो फॉरेस्ट था वह था 9.39, यानी कि 9.39% 2019 में था, घटा है। और कितना हुआ है? 9.33, यानी घटा है। कितना घटा है? 0.06%, यानी 0.06% घट गया है। और एरिया में कितना घटा है? लगभग 1352 स्क्वायर किलोमीटर, 1352 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट मॉडरेट का घटा है। याद रखना है, वेरी डेंस फॉरेस्ट बढ़ा है, मॉडरेट घटा है, और ओपन फॉरेस्ट बढ़ा है। ओपन फॉरेस्ट कितना था? 9.26। कहाँ? 16वीं रिपोर्ट में, यानी 2019 के रिपोर्ट में। 2022-21 के रिपोर्ट में कितना है? 9.34%, यानी कितना बढ़ा है? लगभग 0.07% क्या है? बढ़ा है। और एरिया वाइज कितना बढ़ा है? लगभग 2621 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। अब बात करें टोटल की, तो टोटल 2019 में क्या था यही पूछा जाएगा, ये बिल्कुल आएगा आपके एग्जाम में, पूछा जाएगा। टोटल कवर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर पूछा जाएगा एक साथ। तो टोटल कब कितना था उस समय? 21.67% टोटल था फॉरेस्ट। इस समय कितना है? 21.71। कितना था? 67। यहाँ कितना था? 71, यानी कितना बढ़ा? लगभग 0.04%, ओनली 0.04% 2 सालों में फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है। और एरिया का कितना इंक्रीज हुआ? तो लगभग 1540, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में 1540 स्क्वायर किलोमीटर क्या है? बढ़ा है। अब बात करें, इस रिपोर्ट में एक स्पेशल कैरेक्टराइजेशन और किया गया, एग्जाम में पूछा ही जाएगा कि फॉरेस्ट रिपोर्ट में एक स्पेशल कैरेक्टराइजेशन की मैपिंग की गई है। किसकी मैपिंग की गई है? हॉट स्पॉट का। ये मैपिंग की गई है क्लाइमेट चेंज का, कि कैसे कैसे क्लाइमेट चेंज में बदलाव की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या क्या बदलाव देखे जा रहे हैं हॉट स्पॉट में। बायोडाइवर्सिटी या हॉट स्पॉट, इंडिया के बायोडाइवर्सिटी या हॉट स्पॉट में क्या चेंजेस देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम बात करें कि यह जो रिपोर्ट तैयार किया गया है, यह कोलैबोरेशन किया है किसने? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और उसके साथ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जो कहाँ है? गोवा में। गोवा में है कौन? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये गोवा में है। और ये FSI के साथ कोलैबोरेट करके ये रिपोर्ट तैयार किया है। ये कंप्यूटर बेस्ड मॉडल पे तैयार किया गया है, और इसमें ये देखा गया है कि टेम्परेचर का प्रोजेक्शन देखा गया है, रेनफॉल का डाटा लिया गया है, और सॉइल पे इम्पैक्ट क्या है, कब कब के लिए 2030 का रिपोर्ट बनाया गया है, 2050 का रिपोर्ट बनाया गया है, और 2085 का रिपोर्ट बनाया गया, यानी फ्यूचर रिकॉर्ड बनाया गया है। फ्यूचर में क्या हो सकता है फॉरेस्ट में, 2030 में क्या प्रभाव पड़ेगा, 2050 में क्या प्रभाव पड़ेगा, और 2085 में क्या प्रभाव पड़ेगा, किसका? क्लाइमेट चेंज का, बायोडाइवर्सिटी पे। ये आपसे पूछा जाएगा। इस रिपोर्ट में इफेक्ट देखा गया है। किसका इफेक्ट देखा गया है? क्लाइमेट चेंज का। किसके ऊपर? इंडियन फॉरेस्ट के ऊपर। एकदम याद रखना है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि जो माउंटेनियस स्टेट है, माउंटेनियस स्टेट का मतलब जहाँ पे माउंटेन, हिमालय रीजन है, उस माउंटेनियस रीजन कैसा दिखेगा?
इसका सबसे विटनेस है कि वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और वहाँ के फॉरेस्ट सबसे अधिक प्रभावित होंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो माउंटेनियस रीजन के फॉरेस्ट क्या होंगे, प्रभावित होंगे। दूसरा रिपोर्ट कहा गया है कि जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर नियर अबाउट बढ़े तो बढ़ेगा, लेकिन इफेक्ट जो होगा वह मिनिमम होगा, कम असर पड़ेगा। और वह कौन कौन से कोस्टल एरिया है, जैसे आप कह सकते हैं कि वह कोस्टल एरिया हो सकता है अंडमान निकोबार, वेस्ट बंगाल, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ के फॉरेस्ट पे कम असर पड़ेगा। दूसरी बात, रेनफॉल डिक्रीज होगी, ये इस पे भी बात किया गया है कि रेनफॉल डिक्रीज होगा। और सबसे अधिक प्रभावित कौन सा स्टेट होगा, तो वो होगा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमालय रीजन ही सबसे अधिक प्रभावित होंगे, रेनफॉल डिक्रीज होगा वहाँ पे। अब बात करेंगे एक और स्पेशल पॉइंट का कि अर्बन ट्री कवर, इसके पहले रिपोर्ट नहीं तैयार की जाती थी, 2019 से ये रिपोर्ट बनाना स्टार्ट किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च किया था, अर्बन फॉरेस्ट स्कीम। इस स्कीम के थ्रू ये देखा गया है कि सबसे अधिक, अर्बन किसे कहते हैं, अर्बन सिटी को कहा जाता है, बड़े 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 जितने भी बड़े सिटी है, शहर है इंडिया का, उनको कंसीडर किया गया है। तो देखा गया कि एरिया वाइज जो 10 सालों में सबसे अधिक एरिया बढ़ा है वो कहाँ बढ़ा है फॉरेस्ट का, वो एरिया बढ़ा है हैदराबाद का। सबसे अधिक एरिया फॉरेस्ट का जिस सिटी में सबसे अधिक फॉरेस्ट बढ़ा है, लगभग बढ़ा है आपका 48.7 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बढ़ा है। लेकिन सबसे अधिक अर्बन फॉरेस्ट किस स्टेट में पाए जाते हैं सबसे अधिक, तो हम कहेंगे दिल्ली। दिल्ली में सबसे अधिक फॉरेस्ट ट्री कवर बढ़े हैं, किसका, ट्री कवर बढ़े हैं, अर्बन ट्री कवर बढ़े हैं, कहाँ के, दिल्ली के। कितना हुआ है, 174.3 स्क्वायर किलोमीटर 2011 में था, और इस समय बढ़ के कितना हो गया है, 194.2 स्क्वायर किलोमीटर 2021 में हो गया। मुंबई में कितना था, पहले था 101.7, यानी कि 101.7 स्क्वायर किलोमीटर 2011 में था, अब बढ़ के कितना हो गया है, 110.7 स्क्वायर किलोमीटर 2021 में, लगभग 9 स्क्वायर किलोमीटर बढ़े हैं। दिल्ली में कितना बढ़ा है, लगभग 19.9 स्क्वायर किलोमीटर बढ़े हैं, और हैदराबाद में लगभग 48.7 स्क्वायर किलोमीटर बढ़े हैं। अब हम बात करें कि कैसे डिसाइड होता है, गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है कि यह जो फॉरेस्ट है वह रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है या अनरिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। हम आपको बताया था कि फॉरेस्ट हम किसे कहेंगे, जो भी 1 हेक्टेयर से अधिक हो, 1 हेक्टेयर से अधिक होने वाले एरिया में फॉरेस्ट अगर दिखते हैं तो उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं। 2 तरीके का होता है, एक होता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया विदाउट फॉरेस्ट कवर, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में अवेलेबल है कि वहाँ पे फॉरेस्ट कवर है, लेकिन वहाँ पे फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट रिपोर्ट बार बार कहती है, तो वो क्या कहलाएगा, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया विदाउट फॉरेस्ट कवर। एक ऐसा भी रिपोर्ट होता है, फॉरेस्ट कवर आउटसाइड ऑफ द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो फॉरेस्ट कवर है लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो अवेलेबल नहीं है। और तीसरा है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया विथ फॉरेस्ट कवर। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो फॉरेस्ट कवर है और वहाँ पे भी फॉरेस्ट कवर है। तो ये 3 चीज़ें से याद रखिएगा, एक रिकॉर्ड में नहीं है, एक रिकॉर्ड में है, और एक ऐसा जो फॉरेस्ट कवर होने के बावजूद भी रिकॉर्ड में नहीं है। तो जैसे आपके घरों पे ट्री है, तो ट्री उन ट्री को काउंट नहीं किया जा रहा है, तो वो आउटसाइड ऑफ द रिकॉर्ड में जाएगा। अब बात करेंगे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन का कि कौन तैयार करता है। तो हमने बताया था कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इस रिपोर्ट को तैयार करता है। तो अब हम बात करें कि ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है क्या, तो ये है
ये किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करता है। अब बात करें कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कब बना ये। मैंने आपको बताया था कि 1987 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की ओरिजिन हुई या ये उसी समय इसकी ओरिजिन मानी जाती है। लेकिन इसका पहले भी क्या ऐसा कुछ था? तो इससे स्टार्ट होने से पहले एक सर्वे रिसोर्स तैयार किया जाता था, प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स। 1965 में एक इन्वेस्टमेंट सर्वे रिपोर्ट रिसोर्स की तरह तैयार किया गया था। और किसके हेल्प से? इसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन काम करते थे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो इटली में है, यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन प्रोजेक्ट ये तीनों का कंजॉइंट प्रोजेक्ट था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो भी रॉ मटेरियल निकलता था, कहाँ से? वुड से, उस वुड के रॉ मटेरियल को एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करना इसका पहला मोटिव था। दूसरा चीज़ कि इसको बाद में रीऑर्गेनाइज करके और इसे बना दिया गया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1981 में 1 जून को। इसके बाद इसका सबसे मेन कारण है इसको बनाने का कि इसके पास इसको दे दिया गया जिम्मेदारी, इसे मैंडेट कर दिया गया कि तुम्हें क्या करना है? सर्वे और उसके असेसमेंट को तैयार करना है। पूरे 2 साल के अंतराल के बाद सर्वे को डेवलप करना है। तो यह इसका मैंडेटरी वर्क है, हर 2 साल पे एक रिपोर्ट तैयार करता है। आपको पूछना चाहिए यहाँ पे कि 1 साल में रिपोर्ट क्यों नहीं तैयार किया जाता है? तो 1 साल में रिपोर्ट तैयार करने में वो सारी डाटा सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलते हैं जिससे रिपोर्ट को बैलेंस किया जा सकते। तो हर 2 साल के अंतराल पे ये रिपोर्ट इसीलिए बनाई जाती है। सबसे पहले जिसके बेस पे रिकमेंडेशन पे ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया था, वो सबसे पहले रिकमेंडेशन किसका आया था? नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का जो नेशनल कमीशन एग्रीकल्चर का था, उसने सबसे पहले रिकमेंड किया था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो फॉरेस्ट की देखरेख करे। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने के लिए उसका नाम दिया गया था नेशनल फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। बाद में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अब बात करें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये आपके लिए बेसिक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका क्या काम होता है? यह प्लानिंग बनाता है, यह प्रमोशन करता है, यह कोऑर्डिनेशन करता है, यह अपने जितने भी रूल और रेगुलेशन है उनका इम्प्लीमेंटेशन करने का काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। अब ये किस में वर्क करता है? किसके ऊपर प्लानिंग बनाता है, प्रमोट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, या इन्वायरमेंट के सारे प्रोसेस, रूल और रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करता है? तो इसमें इसका कंजर्वेशन का काम है और सर्वे कराना काम है। तो ये क्या कराता है? पोल्यूशन को कंट्रोल करने में भी इस मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा रोल है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। दूसरा, यह फ्लोरा के अमाउंट को भी काउंट कराता है या सर्वे कराता है। फना को भी सर्वे कराता है। फना का मतलब होता है एनिमल, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट। का सर्वे कराता है, एनिमल का सर्वे कराता है। अब आप पूछेंगे कैसे प्लांट का सर्वे कराता है? तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा। जो भी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो इसी के अंडर काम करती है। वह प्लांट को के नेचर को, प्लांट की एक्टिविटी को, प्लांट के साइंटिफिक रीजन को, प्लांट के हार्वेरियन तैयार करना, प्लांट को कलेक्ट करना, उसके नाम को डिसाइड करने का काम किसका होता है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब ऐसे ही एनिमल को भी काउंट करना, एनिमल को सर्वे करना, एनिमल के पोजीशन को देखना, एनिमल के हैबिटेट को देखना, ये सारे काम किसका होता है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये काम करता है। इसके बाद फॉरेस्ट रिपोर्ट हमने बताया ही था, ये कौन सा काम करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अलावा वेटलैंड पे भी जो भी काम, वेटलैंड कैसा है इंडिया में, वेटलैंड कौन कौन से है, किस साइट को वेटलैंड हम डिसाइड कर सकते हैं, ये भी काम इसी मिनिस्ट्री का है। इसके अलावा जितने भी हिमालय इन्वायरमेंट है, जो भी हिमालय का इन्वायरमेंट है उसको सस्टेनेबल करना, उसको मैनेज करने का भी काम किसका होता है? किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहले इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल पार्क और सेंचुरीज को डिसाइड करना, उसे कंजर्व कराना, उसकी देख रेख करने का काम भी किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट सर्वे।
एक चीज़ आपको और भी जाननी है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक डिबेटेबल है कि क्या ये मिनिस्ट्री बनने से पहले इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट के बारे में इतनी थिंकिंग नहीं डेवलप हुई। ये सबसे पहले टर्म इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की सरकार, जो हमारे देश की पीएम थी, उनका फोर्थ फाइनेंस जो ईयर प्लानिंग कमीशन था, उसी प्लानिंग में इन्वायरमेंट एक डिबेटेबल पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में उभरा। इन्वायरमेंट उस पर उसी समय फोर्थ फाइनेंस कमीशन जो था, उसी में कब आया था ये, तो याद रखिएगा, ये पूछा जाता है फोर्थ फाइनेंशियल ईयर प्लान कब आया था। तो आया था 1969 से लेके 1974 तक था, जिस समय इंडिया में ग्रीन इवोल्यूशन हो रहा था। ग्रीन रिवोल्यूशन जिस समय हो रहा था, उस समय ही ये इन्वायरमेंट पे डिबेट स्टार्ट हो गया था। और इमरजेंसी के समय एक आर्टिकल जोड़ा गया था संविधान में, उसे कहते हैं 48A। आर्टिकल 48A जोड़ा गया था 72 अमेंडमेंट 1976 में, और इसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन दिया गया। अब किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बात कही गई? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट या उसकी सेफ गार्ड के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल में बताया गया है। तो याद रखिएगा कि आपसे एग्जाम में अगर पूछे कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी आर्टिकल संविधान का यूज किया जाता है, तो हम कहेंगे आर्टिकल 48A। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में। कब? 1976 में। अब बात करेंगे कि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कहाँ रखा गया। तो पहले इसको रखा गया था स्टेट लिस्ट में, अब इसे कहाँ रख दिया गया? उठा के कॉन्करेंट लिस्ट में। और आपको पता होना चाहिए समवर्ती सूची में उसको रखा जाता है जो जिस पे लॉ और रूल स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है, जहाँ पे दोनों का पावर दिया गया होता है रूल बनाने का। अगर कोई ऐसा मैटर हो जिसमें स्टेट सेंटर के ऊपर छोड़ देता है कि आप ही उस पर रूल और रेगुलेशन बनाइए, तो वो रूल बनाया जाता है। अब पॉलिटी में ये सारी चीज़ें कवर होंगे। अब बात करेंगे सबसे पहले इसकी ओरिजिन कैसे मानी जाती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का। तो सबसे पहले 1980 में एक डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। 1980 में कोई मिनिस्ट्री नहीं थी। बाद में इसी डिपार्टमेंट को कन्वर्ट कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट में 1985 में। लेकिन 2014 में इसका नाम चेंज किया गया और इसका नाम रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। 2014 में, याद रखिएगा, मई 2014 में इसका नाम चेंज किया गया। उसके पहले सिर्फ इस मिनिस्ट्री को क्या कहा जाता था? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। इसके बाद और भी इसके अंडर अथॉरिटी जो काम करती है, एक है सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये पूछा जाता है कि इन्वायरमेंट, एक ऑप्शन में दे देगा आपके और पूछेगा कौन किसके अंडर काम करता है, तो याद रखना है कौन कौन से अथॉरिटी काम करती है इसके अंदर। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो न्यू दिल्ली में ये काम करता है। ये पूछा जाएगा आपसे, नाम ही लेके पूछ देगा कहाँ है, तो बताएंगे न्यू दिल्ली में। एक है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ये कहाँ है? ये अथॉरिटी है चेन्नई में। चेन्नई में है, तमिलनाडु चेन्नई में है। आपसे पूछा जाएगा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ है, तो हम बताएंगे चेन्नई में है। इसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कहाँ है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा पूछा जाएगा एनिमल वेलफेयर बोर्ड कहाँ है, तो चेन्नई में। एनिमल वेलफेयर बोर्ड कहाँ है? चेन्नई में है। BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? कोलकाता में है। ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? कोलकाता में है। नेशनल म्यूजियम एंड नेचुरल हिस्ट्री कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ भी इसके अंदर काम करता है, ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। तो ये सारी चीज़ें आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में दिया गया। मैं आशा करता हूँ कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी चीज़ें अगर ना समझ में आए, अब अगर एक क्वेश्चन मेरा यहीं आपसे कि ये बताइए कि 33.3% जो फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट का टारगेट तैयार किया गया, वो कब तैयार किया गया
और किस पॉलिसी के द्वारा तैयार किया गया? ये क्वेश्चन है आपसे। ये कमेंट में हमें सारे बच्चों से ये चाहिए, इसका आंसर क्या है इसको लिख के बताइए। और ये पॉलिसी कब आई थी और इसमें कितना कहा गया था, बाद में इसको कैसे कन्वर्ट किया गया और कौन से एक ऐसे न्यू स्ट्रेटेजी डेवलप किए गए जिसके बाद ये फॉरेस्ट रिपोर्ट तैयार किया गया। इसमें कुछ चीज़ें बची हुई है, यूपी का फॉरेस्ट रिपोर्ट और बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, और यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी में जितने गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वहाँ पे फॉरेस्ट रिपोर्ट बताया जाएगा। इसके अलावा जो भी क्वेरी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में बिल्कुल आप पूछें और इसका जवाब आपको दिया जाएगा। और ये वीडियो को यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।